प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। किरण क्लासेस वासलीगंज में है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। एक अंग्रेजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नरेशन लेकर के। वैसे परीक्षार्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं और क्लास 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं या 9th और 10th के अभ्यर्थी हैं या 11th और 12th के अभ्यर्थी हैं और अंग्रेजी उनका विषय है, तो वैसे परीक्षार्थी भी इसको ज़रूर देख लें एक नज़र। परीक्षा में हो सकता है TRE 4 में इससे संबंधित तो प्रश्न जरूर रहबे करेगा, ऐसी संभावना है। इसके अलावा जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे 9th-10th के हो, CBSE बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों या राजस्थान बोर्ड के हों, जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं 9, 10th, 11, 12, उनके लिए भी ज़रूरी है इसको समझना। अंग्रेजी ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इससे आपको कहीं छुटकारा नहीं है। अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तो इसलिए इसको अच्छा से समझना है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है इससे संबंधित सवाल। इसको हालांकि अंग्रेजी ग्रामर का बहुत लंबा चैप्टर है नरेशन। बहुत से गुरुजी लोग बस एक ही बार में सब लपेट लेते हैं, विद्यार्थियों को कुछ समझ में आता नहीं है। तो उससे निजात दिलाने के लिए हम नरेशन को कई पार्ट में तोड़ तोड़ करके अलग अलग वीडियो हम बनाए, जो विद्यार्थियों को समझने में सहायक होगा और बहुत सरल भाषा में, अपनी भाषा में मैं इस टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ जाए तो मेरा परिश्रम सफल होगा। आइए अपने विषय पर आते हैं। नरेशन का चौथा, जैसा कि पहले भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस की जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो 3 सेंटेंस का तो मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या हैं और कैसे बनाएंगे। आज हम चौथा लेके चलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका परिभाषा पहले भी मैं बता चुका हूँ, सेंटेंस समझा चुका हूँ। फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद रहता है। और ये वाक्य को तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को खुश होकर के आशीर्वाद दे रहा है। यह इच्छा रहता है, इच्छा का अर्थ निकलता है, प्रार्थना का अर्थ निकलता है, या गुस्सा हुआ है तो श्राप भी देता है, श्राप का भी अर्थ निकलता है। 4 चीज ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहता है, ध्यान दीजिएगा। या तो आशीर्वाद का अर्थ निकलेगा, या तो प्रार्थना के अर्थ निकलेगा, या इच्छा के अर्थ निकलेगा, या श्राप के अर्थ निकलता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम है, वो को हम आगे समझते हैं। क्या नियम है? तो कहता है पहला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य सेड को अर्थ के अनुसार हमको बदलना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर, रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाला जो वाक्य है उसमें सेड रहता है, तो सेड को आपको अर्थ समझना पड़ेगा। तो अर्थ के अनुसार हमको बदल देना है। कैसे बदलेंगे? अगर सेड का अर्थ आशीर्वाद निकलता है, कोई व्यक्ति है, पढ़े वाक्य को तो पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत खुश होकर के आशीर्वाद दे रहा है, तो आशीर्वाद निकलता है, तो सेड को ब्लेस्ड में बदल देंगे। BLESSED, सेड हट जाएगा और उसके जगह पर ब्लेस्ड लिखा जाएगा। अगर आशीर्वाद का अर्थ निकलता है सेड में तब। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर सेड का अर्थ श्राप निकलता है, गुस्साया हुआ आदमी है, जी उसका जला हुआ है, तो श्राप दे देता है। तो अगर सेड को श्राप का अर्थ निकलता है सेड से, तो सेड को हमको कष्ट में बदल देना है। CURACD, कष्ट मैंने श्राप देना। अगर सेड का अर्थ प्रार्थना निकलता है, रिक्वेस्ट निकलता है, तो सेड को परेड में बदल देंगे। सेड को परेड में बदल देंगे, सेड हट जाएगा और उसके जगह पर PRAYED, परेड लिखा जाएगा। अगर सेड का अर्थ इच्छा निकलता है, विश WISH, इच्छा निकलता है, तो सेड को
विश्ड में बदल देंगे, सेड हट जाएगा और उसके जगह पर विश्ड लिखा जाएगा, बदल देंगे। ये तो आपको सामान्य नियम हुआ, कैसे कैसे अर्थ के अनुसार आपको सेड को बदलना है। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कोमा को तोड़ने पर दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए पिछले 2 वाक्यों में हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि दैट का प्रयोग नहीं करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी पढ़े कि दैट का प्रयोग नहीं करना है, टू का प्रयोग करना है। और फिर पहले नियम पर आ जाना है। इसी में विद्यार्थी चक्कर में पड़ जाते हैं, भुला जाते हैं कि किसमें दैट का प्रयोग करें, किसमें टू का प्रयोग करें, किसमें इफ या वेदर का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पर फिर नियम बदल गया। पहले का पुराना जो नियम था, इन्वर्टेड कोमा को तोड़ते थे हम लोग तो दैट का प्रयोग करते थे, तो फिर वही नियम आ गया कि इन्वर्टेड कोमा को तोड़ेंगे तो हमको दैट लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे और इसके बाद जो क्रिया है उसको रखेंगे। और पहले के नियम जो चेंज ऑफ पर्सन है, पर्सन बदलना है, उसको तो ध्यान में रखना ही रखना है, इसका नियम का पालन करना ही है। और चेंज ऑफ टेंस को भी ध्यान में रखेंगे, इससे छुटकारा नहीं है। चेंज ऑफ पर्सन भी दिमाग में रहना चाहिए याद, और चेंज ऑफ टेंस को भी आपका, इसका भी नियम आपको दिमाग में रहना चाहिए, तभी आपका सही सही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। आगे बढ़िए। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में शब्द का प्रयोग हुआ हो, MAY में वाक्य में पढ़िएगा तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में आपको मिलेगा। तो अगर प्रयोग है में है तो में को माइट में बदल देंगे। में का पास्ट टेंस माइट होता है, में को माइट में बदल देंगे। अगर दिए गए वाक्य में शब्द नहीं दिया हुआ है तो अपनी तरफ से में जोड़ देंगे, अपनी तरफ से में को जोड़ भी देंगे, ध्यान दीजिएगा। और अंत में फुल स्टॉप दे देंगे। अब आ जाइए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा आपको। पहला एग्जाम्पल है द सेज सेड। ए से जी, सेज, सेज माने होता है साधु। साधु महात्मा, साधु बोला या कहा, क्या कहा, किससे कहा, मी, मुझसे कहा। साधु मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत दिन तक जिंदा रहो, आशीर्वाद दिया। तो साधु महात्मा क्या करता है, वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि सेठ का अर्थ आशीर्वाद निकल रहा है। साधु महात्मा तो आशीर्वाद देते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घजीवी हो, वो लिव लॉन्ग, ज्यादा दिन तक जिंदा रहो। लिव मैंने रहना, लॉन्ग मैंने लंबा, ज्यादा दिन तक जिंदा रहो। कौन कहा, साधु कहा। किससे कहा, मी से कहा। ये डायरेक्ट हो गया आपका। अब इसी को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि साधु महात्मा जो है वो आशीर्वाद देता है, तो हमको सेड को ब्लेस्ड में बदल देना है। द सेज ब्लेस्ड, सेज सब्जेक्ट हो गया, सेज मैंने साधु, ए से जी। ब्लेस्ड में साधु मुझे आशीर्वाद दिया। दैट इन्वर्टेड कोमा ये हटाए तो दैट का प्रयोग किए। अब ध्यान दीजिए, चेंज ऑफ पर्सन में आ जाइए। यहाँ पर यू है आपका, यू सेकंड पर्सन में है। तो हम कई बार बता चुके हैं, 123 वाला फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। सन फार्मूला कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो साधु किससे कहा, मुझसे कहा, कहने का फल मुझ पर पड़ा। तो ये मी है फर्स्ट पर्सन में, तो ये है यहाँ सेकंड पर्सन में। तो इसको यू को बदल देंगे इसके अनुसार, मी के अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ आई हो गया, यही समझना है। आई, अब मे को हम नियम ऊपर लिखाए हैं कि अगर वाक्य के अंदर मे शब्द का प्रयोग मिलता है तो मे को माइट में हमको बदल देना है। तो मे आई के बाद माइट लिख दिए, मे को माइट में बदल दिए। और बाकी बचा लिव लॉन्ग, तो लिव लॉन्ग लिख दिए, जो कहते हैं फुल स्टॉप दे दिए। यही सी बनेगा आपको। दूसरा उदाहरण लेते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे कहे। माई मैंने मेरा, फादर मैंने पिता, सेड मैंने कहे, किसे कहे, मी, मुझसे कहे। मे यू गेट सक्सेस, भगवान तुम्हें सफल बना दे, तुम सफलता प्राप्त करो।
माने पिताजी है, एक तरह से देखा जाए तो आशीर्वाद भी है, या पिताजी की इच्छा है कि हमारा बेटा जो है वो सफल हो, पिता की इच्छा यही रहती है। तो सेड को विस्ट में हम बदल दिए, इच्छा के अनुसार सेड को विस्ट में बदल दिए। विस्ट में इन्वर्टेड कोमा तोड़े तो दैट, फिर यू बदल गया मी के अनुसार, तो आई हो गया आई माइट, मे को माइट में बदल दिए हैं। आई माइट गेट सक्सेस तो गेट सक्सेस। इतने बात आपको करना है। फिर तीसरा उदाहरण आप देख लीजिए। ही सेड टू हर, वह उससे कहा, कोई महिला है, उससे वह बोला क्या कि मे यू डाई, जाओ तुम मर जाओ, जाओ तुम मर जाओ। डाई मैंने मरना, डायरेक्ट यही आपका नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इससे मर जाने के अर्थ क्या हुआ, गुस्सा में श्राप दे रहा है, अर्थ निकल रहा है सेड का श्राप, कष्ट का, CURSED, कष्ट। सेड को कष्ट में हम बदल देंगे, कब, जब श्राप का अर्थ निकलता है, श्राप का अर्थ निकलेगा तब सेड को अर्थानुसार हमको बदल देना है। तो ही लिख दिए, सेड का अर्थ श्राप निकल रहा था तो हम कष्ट लिख दिए हैं, कष्ट हर, टू हट जाएगा, इन्वर्टेड को मत तोड़ेंगे तो दैट लिखेंगे। अब फिर यू है, अब यू बदल जाएगा किसके अनुसार, हर के अनुसार, हर स्त्री है इसलिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया सी। अब मे है, मे के माइट पास्ट टेंस में, क्योंकि वाक पास्ट टेंस में है तो सी माइट, और डाई के डाई, जाओ तुम मर जाओ, जाओ वह मर जाए, जाओ जाए वह मर जाए। इस तरह से एग्जाम्पल आपको दिया हुआ रहेगा। इतने बात आपको करना है, विशेष कुछ और नियम नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।